आप इन यात्राओं के दौरान जिन जिन भी गांवों तक पहुंचे तो वो गांव अब गांव नजर आ रहे हैं? इन ए स्ट्रेंज वे आई हैव लॉस्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन। बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है उससे कहीं ज्यादा गरीब एक्चुअल रियलिटी में है। अच्छा, ये SIR प्रक्रिया जो चल रही है, क्या कहा जा रहा है कि करीब 50-60 लाख लोगों के वोट काट दिए जाएंगे। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो है उसका लीडर अगर ये कह रहा है तथ्यों के साथ तो निश्चित तौर पर उसका संज्ञान सबको लेना होगा। तो क्या इलेक्शन कमीशन खुद इंडिपेंडेंट होके ये सोच पा रहा है? अगर इलेक्शन कमीशन बंगाल में 2021 के चुनाव में इम्पार्शियल रहता तो बीजेपी को 50 सीट भी नहीं आता। और बहुमत कौन लेके आएगा? देखिए, बहुमत कौन लेकर आएगा वो लड़ाई अभी चल रही है, लेकिन नवंबर में बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बनेगा। जब लोगों से गांव-गांव मिल रहे थे तो आपको ये कास्टिज्म कितना इफेक्ट किया? जाति एक फैक्टर है, जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। जातियों का समावेश बैठाने में अगर दिक्कत आएगी तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जातियों की समझ नहीं है। अच्छा प्रशांत, कभी दिमाग में प्री प्लान था कि मतलब मैं बिहार जाके कभी नहीं। क्या लोग आप पर भरोसा कर पाएंगे? लोगों को अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म करनी है। सबका एक विजन है बिहार को लेकर के कि रोजगार नहीं है, पलायन हम रोक देंगे। लोग पलायन को तो यहाँ पर बिहार का स्ट्रेंथ बताते रहे। क्या उपाय हो सकता है? बिहार में ना लोगों में शिक्षा है, ना जमीन है, ना पूंजी है, इसलिए पलायन हो रहा है। नहीं प्रशांत, जो 30-35 सालों में 50 सालों में बिहार में नहीं हुआ तो इसका मतलब थोड़ी कि आगे कभी नहीं होगा। बिल्कुल साल भर में ही होगा। साल भर मतलब साल भर 12 महीने में होगा। ऐसे नेताओं को बिहार ने कभी सुना नहीं। लोकल क्या काम दिया जा सकता है? मनरेगा में हम लोग का यूटिलाइजेशन 30%, 39% है। आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। ले ही नहीं रहे तो खर्च क्या कीजिएगा? विश्व गुरु बनाने के लिए बिहार राज्य को फिर साइड ही कर दिया जाएगा ना? मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही। मीडिया में मैं कई बार हेडलाइन पढ़ता हूं कि लोग आपकी जाति ढूंढता है। मेरी जाति ना मेरा स्ट्रेंथ है ना मेरा वीकनेस। अगर जंगल राज की बात सिर्फ और सिर्फ आप RJD के लिए करते हैं तो नीतीश कुमार का जो अभी वाला जो दौर चल रहा है उसमें जंगल राज उससे ज्यादा है। रोज कहा जा रहा है। मैंने कुछ लोगों को सुना कि प्रशांत को इस बार वोट देना है। मैंने पूछा क्यों? कहते नया तो बोल रहे हैं, साथ में शराबबंदी जो खोल रहे हैं ना। शराबबंदी का जहां तक मामला है, शराबबंदी, एक बात बताइए, का प्रशांत किशोर के ई बात के कोनो डर लगेला कि केहू आई या अशोक खेमका का कार मान के चल जाई? कोई डर नहीं। मैं लगा दूंगा। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अनिल शारदा है। ये ऑन द रिकॉर्ड है हमारा शो। कैसा नाम है सर हमारा नाम शो का? ऑन द रिकॉर्ड। बढ़िया है, सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड पर ही है। और बिहार स्पेशल इलेक्शन चल रहा है। प्रशांत साहब हमारे साथ हैं। हम बिहार के कई सारे विषयों पर, राजनीतिक उठापटक पर भी इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी चीज की जो आरोप प्रत्यारोप है ना, इससे अलग हटके विजन क्या है बिहार को लेकर के, कितना सस्टेन कर पाएगी पार्टी, और ये बिहार में जो रोजगार पलायन पे सारे लोग अब बात करना शुरू कर चुके हैं, तो उसको कितना रोका जा सकता है, उस पर हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। तो आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं अभी निर्मली, सुपौल में। निर्मली ब्लॉक भी पड़ता है ना ये? निर्मली विधानसभा भी है। 2020 में मेरा एक अनुभव है, मैं बिहार में कोविड के दौरान ऐसे घूमने के लिए, और मैंने वहाँ पे देखा था कि एक महिला है, मतलब गरीब महिलाएं जिनके घर नदी में बह जाते हैं, तो वो घोंघा और चावल भूज कर 2-3 बच्चों का पेट पाल रही थी, और छोटे वाले बच्चे को पीठ पे लाद के किसी और के खेत में चली जाती थी। वो एक दृश्य जो था ना उस दौरान का, काफी परेशान करता है। तो ये बिहार की छवि हमने देखी है। वो भी एक बिहार की छवि है। ये मैं नहीं कहूँगा कि बिहार की वही छवि है, लेकिन वो भी एक बिहार की छवि है। जिस रीजन की आप बात कर रहे हैं वो कोसी का जो एरिया है और कोसी से प्रभावित एरिया जिसको कह सकते हैं, उन जिलों में बांध जो बंधा हुआ है, बांध के अंदर रहने वाले लोग हैं। एक बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ ऐसी है जो कि एक नोमैडिक लाइफ जीने को मजबूर है। वो साल में 2 बार 3 बार उनको अपना रहने का घर बदलना पड़ता है। तो उनके जीवन में किसी तरह की स्थिरता है ही नहीं।
पढ़ाई, रोजगार, सुविधाएं, वो सब बाद की बात है। तो सर्वाइवल ही एट स्टेक है जब आपका घर ही नहीं है। और घर है तो वो ऐसा है जो टेम्पररी है, जो न्यूमेरिक सेटअप का होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 महीने के बाद आपको वो उठा के दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो वो स्थिति है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहार में जब नीचे जाइएगा, तो मैं खुद भी यहीं बिहार में मेरा जन्म हुआ है और यहीं पे पला बढ़ा भी हूँ। बहुत समय मैंने बिताया है यहाँ बिहार में काम करते हुए भी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएन में, यूनिसेफ में काम कर रहा था, तब भी यहाँ पर मैं रहा हूँ। बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण से भी 2-3 साल यहाँ बिताए हैं मैंने। बावजूद इसके, और ऐसा लोगों को लगता है कि मुझे और मुझ जैसे लोगों को डेटा वगैरह की समझ है, बावजूद इसके जब मैंने पदयात्रा की 2 साल, तो जो लोगों की परेशानी, जो गरीबी, जो उनकी जो बदहाली मैंने देखी है, उसको मैं एक लाइन में समअप करता हूं कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गरीब एक्चुअल रियलिटी में है। क्योंकि आप आंकड़ों में ये देखते हैं कि 60% आबादी है या 70% आबादी है जो दिन में 100 रुपए नहीं कमाती है। लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तो आप फील करते हैं कि वो 100 रुपए से कम कमाने वाले 20 रुपए कमाने वाले भी हैं, 30 भी हैं, 80 भी हैं, 60 भी हैं। एंड देन यू कैन ओनली विजुअलाइज कि भाई 20 रुपए में इस महंगाई के जमाने में 4 बच्चों के साथ लोग कैसे जीते होंगे। सही बात है। जब आप ये आंकड़ों में देखते हैं तो आपके लिए बस ये है कि भाई गरीबी रेखा है, उसके नीचे इतने लोग हैं। और बहुत आप सेंसिटिव अगर है, संवेदनशील हैं, तो एक विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में होगा कि उनका बड़ा लाइफ कठिन होगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि घोगा और चावल को खाने की जो बात है, जब तक आप उसको विजुअली देखते नहीं हैं, तब तक उन चीजों को सिर्फ आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। और अगर आप जब उसको देख लेते हैं तो वो इट कंटिन्यूज टू हाउंड यू फॉर इफ यू आर नॉट इमोशनली डेड। मतलब वो चीजों से निकलना, उबर पाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक, आप जैसे ही किसी पॉडकास्टर को मैं बता रहा था कि पूरे 2 साल से ज्यादा जो मैं यहाँ गांव में चला, तो मेरे अपने दिमाग में जो एक घटना जिसने बिल्कुल झकझोर के रख दिया, एक बच्चा, जैसे हम लोग जब चलते थे तो शाम में टेंट सिटी टाइप ही आप कह सकते हैं कि टेंट लगाकर 200, 250, 300 लोग जितने हैं रुकने का एक सेटअप तो टेम्पररी बनाना ही पड़ता है हर शाम को। तो उसमें पहले जब हम शुरुआती दिनों में हम लोग खाना जब खाते थे तो ग्रामीण लोग भी वहां पे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। उसमें चूंकि गरीबी बहुत है और खाना कुछ विशेष नहीं है, बहुत है तो खिचड़ी खा सकते हैं आप, या चावल दाल जो बेसिक बना हुआ है वो लोग खाते थे। एक बच्चे को मैंने देखा खाते हुए, और इतनी क्वांटिटी में खा रहा था कि थोड़ा मतलब सरप्राइजिंग लगा। सरप्राइजिंग इस सेंस में कि आप सोचते हैं यार बहुत ज्यादा खा लेगा अगर आदमी तो बीमार पड़ जाएगा। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, भाई कितना खा सकते हो? तो बोला, सर जितना दीजिएगा उतना खा लेंगे। तो फिर मैंने पूछा कि घर पे भी इतना रोज खाते हो? उसने जो बात कही उसके बाद कि सर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसली में खाना बचा हुआ। तसली में उसने जो शब्द यूज किया कि ऐसा तो हो ही नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया और तसली में भात अभी बाकी है। अब इसके इतने बड़े मायने हैं कि 12, 13 साल, 14 साल का लड़का, मैं एग्जैक्ट उम्र नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना ही रहा होगा। ऐसा कोई दिन उसके जिंदगी में नहीं हुआ जब उसने खाना खा लिया और खाना बचा हुआ, और खाना भी कोई डेलिकेसी नहीं, भात, नॉर्मल चावल की बात हो रही है। मतलब इतना भी चावल नहीं है कि उसका मतलब उसको, बच्चे को ये लगे कि मेरा पेट अब भर गया और फिर भी अभी चावल बचा हुआ है। मतलब उसका पेट उस हिसाब से है कि चावल है कितना। ये इतनी बड़ी मतलब दिल को झकझोर देने वाली बात है कि मैं उससे उबर नहीं, मतलब कई बार उसको सोचता हूँ, 1-2 बार मैंने कहा भी लोगों को। तो ये आंकड़ों का गेम नहीं है। और फिर हम लोग बात करते हैं कि विश्व गुरु बन गए, अरे इतना विकास हो गया, और उसमें सब दोषी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रिलियन की हाँ, वो बेकार की, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति दोषी है उसके लिए। ये दिखाता है कि कितनी बड़ी चुनौती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ठीक कर दूंगा या किसी दूसरे ने बिगाड़ दिया है, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है। और व्हाट डज मैटर कि अगर आप इतने संवेदनहीन हैं कि आप ये रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि देयर इज अ लार्ज चंक ऑफ पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड।
ठीक है, जो तरक्की हो रही है, बहुत भारत में तरक्की करने वाले लोग भी हैं, बहुत बिलियनर्स भी होंगे, मिलियनर्स भी रोज बन रहे हैं। हाँ। लेकिन वी एज ए सोसाइटी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एक बहुत बड़ा वर्ग, करीब करीब मेरा अपना अंदाजा है कि 600 से 700 मिलियन लोग, मतलब 60 से 70 करोड़ लोग हैं जो बिल्कुल अभी छूटे हुए हैं, और उनका जीवन, और उसको आप प्रॉक्सी देख लीजिए, जब सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो अगर आपको हमको कोई लाकर जिस तरह का अनाज दिया जा रहा है, कोई देगा तो कोई थोड़ी नहीं लेगा, लोग उसको ले रहे हैं, ये दिखाता है कि नीचे उसकी कितनी जरूरत है। पहली बात, मैं ये नहीं समझता हूं कि 80 करोड़ जो लोगों को अनाज दिया जा रहा है सबको जरूरत है, लेकिन उसमें 50-60 करोड़ तो ऐसे जरूर हैं कि अगर वो उन अनाज से उनके जीवन के जीने पर असर पड़ता है। मैं ये नहीं कहा जा सकता कि अनाज ना मिले तो नहीं जिएंगे, लेकिन असर पड़ता है कि उनके बच्चे भरपेट भोजन कर पा रहे हैं कि नहीं, इसका असर पड़ता है। अगर वो सस्ता अनाज ना मिले या फ्री अनाज ना मिले तो उनके जीवन पर फर्क पड़ता है। आपने बिहार 2 साल घूमा और अमूमन लगभग सभी जिले पहुंचे होंगे। हाँ, मतलब नहीं, 2 साल तो मैं पैदल चला, मतलब गाड़ी पे बैठे ही नहीं। 1 साल तो मैं गाड़ी पे पैर ही नहीं रखता था। मैंने वो संकल्प किया था कि मैं 1 साल गाड़ी पे पैर रखूंगा ही नहीं। जहां तक पैदल चल के पहुंच गए वहीं पे रुक गए, या जहां रुकने की जगह वहां तक पैदल चल के गए। ऐसे भी दिन आए जब 30 किलोमीटर चले, 33 किलोमीटर चले, एक दिन 33 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ा, क्योंकि आप जो सेटअप लगाते हैं वो लगाने के लिए जगह अगर 1 किलोमीटर हमारे हिसाब से तो होगा नहीं, वहां मैदान चाहिए, जगह चाहिए, तो 2 किलोमीटर ज्यादा या कम। तो 1 साल तो मैं बिल्कुल गाड़ी पे पैर नहीं रखता था। दूसरे साल मैं गाड़ी से, मतलब मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो गाड़ी से यदा कदा, जैसे अगर पटना आना हुआ एक दिन तो आए, लेकिन जब पदयात्रा तो जब मैंने की है तो बिल्कुल ऐसा नहीं जैसा कि लोग समझते हैं कि अच्छा खाली रास्ता है तो गाड़ी से चल लिए फिर गांव में पैदल चलिए, वो नहीं। जब किया है तो उसको पूरी ईमानदारी और शुद्धता से किया है। 5-5.5 हजार गाँव में गए, वहां रहे, लोगों से मिले, देखे, बात किए, और मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन के जो लर्निंग फेज होंगे उसमें उस पदयात्रा को, उस 2 साल के एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो मैं समाज के बारे में या जनरली जो मैं समझ पाता हूँ, जिन चीजों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। आप इन यात्राओं के दौरान जिन भी गांवों तक पहुंचे, क्या आपको वो गांव नजर आ रहे हैं? नहीं, इन ए स्ट्रेंज वे आई हैव लॉस्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन। मतलब पहले मुझे वो एकदम पिक्टोरियली याद रहता था कि ये पटना राइट यहाँ से मुड़ना है, या इस गांव में, इस जिले में यहाँ से जाना है, वहां पे एक मंदिर है। मैं इतना वो पैदल जब चला तो एक चीज जो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में फील करता हूँ, जो डिफरेंस हुआ है कि मुझे गलियों के रास्तों का जो सेंस है वो धीरे धीरे थोड़ा ब्लर हो गया है। तो वो चीज अब वो क्यों है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे मेरा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो वीक पॉइंट है, मुझे उसकी समझ थोड़ी नहीं। मैं इसमें ये जानना चाह रहा था कि जैसे गांव अब जो हमारे बचे हैं ना, उसमें या तो लोग नहीं बचे हैं या फिर वो गांव नहीं बचा है। नहीं, वो ठीक है, वो इसलिए नहीं बचे हैं। वो गांव का जो प्रोग्रेशन है बिहार जैसे जगहों में, और सिर्फ ये बिहार में नहीं दूसरे राज्यों में भी है, क्या हुआ है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थोड़ी आई है तो गांव जैसे ओरिजिनली थे ऑफ रोड, लेट्स पुट दैट वन फ्रेज, ऑफ रोड था गांव सड़क से थोड़ा हटके था। लोगों का अपना दलान था, खेत था, खलिहान था, घर थे, बरामदे थे, आंगन था। वो चीजें खत्म हो गई क्योंकि जिनके पास ये था उनको थोड़ा बहुत पैसा हुआ, तो सारे लोग उत्तरोत्तर समय के साथ या तो शहरों में आ गए या उस गांव में रहे तो गांव में सड़क के किनारे आ गए। तो धीरे धीरे वो सब छोटे बाजार, या जिसको बिहार वार में कहते हैं चट्टी जैसा हो गया है, छोटे बाजार जैसा। और सिर्फ बिहार में नहीं, मैंने आंध्रा, तमिलनाडु वगैरह में भी देखा है। और जो गांव में बिल्कुल ही गरीब था, जिसके पास पहले भी घर नहीं था, वो आज भी उसी संघर्ष में जी रहा है। लेकिन जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा था, तो जो गांव का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर वो बाजार का, एक छोटा बाजार का शेप ले लिया है, क्योंकि कोई अर्बन रूरल प्लानिंग उस तरह की बिहार या देश में है नहीं। और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, ये पूरे यूनिवर्सली मैंने देखा है। कुछ जो राज्य है जहाँ प्रोस्पेरिटी थोड़ी ज्यादा और है, जैसे मान लीजिए अगर आप पंजाब वगैरह जाएंगे तो वहाँ गांव वगैरह है वो छोटे शहर जैसे हो गए हैं। लेकिन ज्यादातर देश के हिस्सों में चूंकि मतलब टाउन प्लानिंग, विलेज प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो टाउन प्लानिंग नहीं है तो आपको दिखता है
लेकिन जो बात आप बताने की कोशिश कर रहे थे, पूछना चाह रहे थे, तो गाँव की भी प्लानिंग, चूंकि प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, तो जिसको जहां मन हुआ, जिसको जहां जमीन मिली, वहां उसने अपने हिसाब से घर बना लिया, घर के साथ दुकान बना लिया। जिसको अभी आप अर्बन एरिया में देख लो, मिक्स्ड यूज वाला बात है, ऊपर रह रहा है, नीचे किराना की दुकान खोल दी, बगल में कोई ठेला लगा रहा है, उसके बगल में किसी ने कोई बिजनेस इंटरप्राइज खोल दिया है। तो जो गांव का जो एक कॉन्सेप्ट था इन ए ट्रेडिशनल सेंस कि भाई गांव कहीं है, खलिहान एक अलग है, बाजार कहीं, बाजार हाट कहीं एक डिजिग्नेटेड प्लेस पर लगता था, वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया है। ठीक है। अच्छा, ये SIR प्रक्रिया जो चल रही है, क्या कहा जा रहा है कि करीब 50-60 लाख लोगों के वोट कार्ड दिए जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया को जब आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो क्या समझ में आया? देखिए, कितना चुनाव, दो बड़ी बात समझिए। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी है, उनकी फंक्शनिंग है, वो अंडर डाउट है, और वो सिर्फ SIR की वजह से नहीं है। पिछले कई वर्षों से, पिछले 7-8-10 वर्षों से इलेक्शन कमीशन में, खासकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, एक सिस्टमेटिक उसमें लोगों का विश्वास कम हुआ है। उसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है, उस पर डिबेट हो सकता है। लोग ये कह सकते हैं कि भाई जो सत्ता में रहता है वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल या सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करता ही करता है। लेकिन TN सेशन के बाद, TN सेशन जी ने जो इलेक्शन कमीशन के जरिए जो रिफॉर्म्स करे, उसके बाद से उत्तरोत्तर इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता थी वो बढ़ती गई। लेकिन 14 के बाद से वो घट रही है। उसके कई वजह हैं। द वे इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड, वो किस तरह से फेजेज में कराए जाते हैं, इलेक्शन के दौरान जो एक तरह से बिल्कुल ब्लेटेंट पार्शियलिटी दिखती है कि अगर सत्तारूढ़ दल का आदमी कम्युनल हेट्रेड स्पीच भी दे रहा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी और अपोजिशन वाले पे हो जाएगी। या फिर जो टारगेटेड अपोजिशन की चेकिंग होती है, उनके रिसोर्स को रोकने का प्रयास होता है। तो आपको पहले बड़ा परिदृश्य समझना है कि जनरली इलेक्शन कमीशन पर लोगों का विश्वास या उस एज ए इंस्टीट्यूशन उसकी विश्वसनीयता पिछले 7-8 वर्षों में कम हुआ है। दूसरी बात जो हुई, जो अभी राहुल गांधी ने कही है पिछले साल से जो शुरू हुआ महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, जब उन्होंने, एक ये बात है कि इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं है, और दूसरा जब उन्होंने कुछ तथ्य रखे, बात राहुल गांधी की नहीं है, बात यह है कि ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का लीडर और इस देश का प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो है उसका लीडर अगर ये कह रहा है तथ्यों के साथ कि भाई ये चीज है जो हम लोग समझते हैं कि आपने गलत किया है, और इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई अभी तक सकारात्मक या एक, मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिवली उसका कोई आंसर नहीं किया, दे जस्ट ट्राई टू ब्रश इट असाइड, तो निश्चित तौर पर उसको, उसका संज्ञान सबको लेना होगा। अभी जो यहां बिहार में हो रहा है, अब आप इलेक्टोरल रोल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है भाई, इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्टोरल रोल शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, एकदम जितना बढ़िया हो सकता, बन सकता उतना होना चाहिए, ताकि हर वो व्यक्ति जो एलिजिबल है वो वोट कर सके और कोई गलत व्यक्ति वोट ना करे, ये उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन अब इलेक्शन के 3 महीने पहले आप कह रहे हैं भाई हम ये स्पेशल ड्राइव चलाएंगे, तो लोगों का एक सामान्य क्वेश्चन ये है कि भाई अभी आफत ऐसी क्या आन पड़ी, भाई ये क्यों कर रहे हो, क्यों 2003 के बाद आपने अभी तक नहीं किया है? तो जब 20 वर्ष 25 वर्ष के बाद कोई चीज आप कर रहे हैं तो लोग स्वाभाविक तौर पर पूछेंगे भाई क्यों, और अगर कर रहे हैं तो कैसे, कैसे ये होगा कि आप किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं? पारदर्शिता कितनी है, पारदर्शिता कितनी रहेगी? अब आप कहते हैं 50 लाख लोगों का नाम हटा दिया, या इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट में कह रहे भाई इतने लोग मृत थे, उनका नाम था इसलिए हटा दिया। तो भाई ये डेली बेसिस पर आप ऑनलाइन क्यों नहीं जारी करते हो कि आज इतने लोगों ने का नाम काटा गया या काटा जा सकता है, ताकि लोग देखें तो भाई आप किसका नाम काट रहे हो, कम से कम, या जिसका जोड़ रहे हो ये बताओ। दूसरी जो बड़ी बात है कि भाई इलेक्शन कमीशन अभी इसी इलेक्टोरल रोल से 1.5 साल पहले चुनाव हुआ है, इसी इलेक्टोरल रोल के मतदाताओं ने पार्लियामेंट का चुनाव किया है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो सदन है उसका चुनाव किया है, प्रधानमंत्री का चुनाव इसी इलेक्टोरल रोल से हुआ है। आप कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, तो क्या आप मान रहे हैं कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था वो कॉम्प्रोमाइज इलेक्टोरल रोल से हुआ था? आप खुद ही फंस रहे हैं। और अगर आपने ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो 2024 में हुआ था, 24 के बाद फिर रिवीजन होना चाहिए,
शुद्धता उसकी और बेहतर की जानी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि सूत्र बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कि बहुत सारे नेपाली और बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं। तो भाई या तो 24, अगर आप ये मान रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल में उनका नाम था, तो इसका मतलब है कि 24 का जो इलेक्टोरल रोल था उसमें भी बांग्लादेशी, उसमें भी नेपाली थे। और अगर आप मानते हैं कि वो 24 के बाद हो गया, तो 24 के बाद बिहार में सरकार किसकी है? बिहार में सरकार है मोदी जी की, नीतीश कुमार की। तो आपके रहते हुए ये बांग्लादेशी और नेपाली और जो भी आप कह रहे हैं बाहर से घुसपैठिए आकर बिहार में रह कैसे रहे? उन्होंने इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड कैसे बनवा लिया, राशन कार्ड कैसे बनवा लिया? तब तो सिर्फ बात इलेक्शन में वोट देने की नहीं है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारा वो चीज, वो बेनिफिट, वो लाभ जो कि बिहार के गरीब लोगों को मिलना चाहिए, वो नेपाली लोगों को या बांग्लादेशियों को या दूसरे घुसपैठियों को मिल रहा है। ये तो सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। तो इनको ये स्वीकार करना चाहिए। यू कैन नॉट हैव बोथ वेज भाई। या तो आप मानो कि जो इलेक्टोरल रोल 24 में था वो कॉम्प्रोमाइज था, या आप कह रहे हो कि 24 के बाद खराब हो गया तो उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार पे फिक्स करो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 24 में जो रोल था वो ठीक था, अब आप नया इलेक्शन हो रहा है तो इसमें रोल खराब है, हम नया बनाएंगे। इसलिए लोग परेशान हैं। और देखिए सच्चाई ये है कि जो सत्तारूढ़ दल है यहाँ, बीजेपी और नीतीश कुमार 20 बरस से मतलब सिर्फ लालू का डर दिखाकर वोट लेते जा रहे हैं। बिहार से आज भी 50 लाख से ज्यादा लोग बाहर हैं, और ये सारे लोग दिवाली छठ में यहाँ आएंगे और वोटिंग उसी समय होगी। तो इनको ये डर सता रहा है कि समाज में वो वर्ग जो बिल्कुल हाशिए पर है, उसमें कौन लोग हैं? माइग्रेंट लेबर्स हैं, उसमें दलित अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो कि व्यवस्था से जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। ना उनके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, ना उनको रोजगार मिल रहा है, ना उनको घर मिल रहे हैं, ना उनके गांव की नालियों गलियों की स्थिति सुधरी। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा पीड़ित वो हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी अगर आप फील करेंगे तो सबसे ज्यादा तो जो हैव नॉट्स है उन्हीं पर लागू होगा। तो सरकार, ऐसा लोगों को लग रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से एक पोर्शन ऑफ उन गरीब लोगों को, माइग्रेंट लेबर्स को हटाना चाहती है या हटा रही है। अगर उनका इंटेंशन न भी हो तो वो हट जाएंगे, इसलिए कि अब बाढ़ आया हुआ है। अब जाके अब लोग अपना जान बचाएंगे कि आपको पेपर ला कर देंगे। आप मान लीजिए कि कोयम्बटूर में, लुधियाना में, सूरत में मजदूर हैं, तो क्या आप सूरत से ट्रेन पकड़ कर आएंगे अपना पेपर जमा करने? और आप नाम आपने काट दिया, आप कह रहे हैं ऑनलाइन कर लो। अरे भाई, जो बंदा सूरत में 10,000 रुपए के लिए नौकरी करने गया है, उसको बस अब यही काम बाकी बच गया है कि वहां से ऑनलाइन भरे। ये आपकी भी जिम्मेवारी है। एक तो व्यवस्था की कमी है कि उस व्यक्ति को 10,000 रुपए के लिए सूरत और बेंगलोर और कोयम्बटूर, पंजाब जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है। अब जब उसने जो भी पेपर रखा, आधार कार्ड आप ही ने बनाया है, राशन कार्ड आपने बनाया है, बिजली का बिल आपने दिया है, बिना वेरिफिकेशन तो दिया नहीं होगा, आपने उसका नाम इलेक्टोरल रोल में रखा है। अब आप कह रहे हो फिर से प्रमाणित करो, तो वो बेचारा अगर एक दिन भी अब कागज देता है तो जस्ट इमेजिन द लॉस ऑफ वेज। अगर 5 करोड़ 10 करोड़ लोग एक दिन अपना इसमें लगाते हैं कि भाई जो पेपर उनके पास है उसको फिर से सर्टिफाई करना, वेरीफाई कराना कि हाँ मैं ही हूँ, प्रशांत किशोर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो एक दिन का लॉस ऑफ वेज जरा देख लीजिए। उस गरीब आदमी का कौन भरपाई करेगा? उसका तो कम से कम 5 दिन जाएगा, 40 दिन तो आने जाने में लगेगा। तो इलेक्शन कमीशन पहले कहे कि एक दिन का लॉस ऑफ वेज जो होगा वो देंगे। तो देखिए जो गरीब है कितने मजदूर वहां खड़े होकर अपना लाएंगे पेपर। पेपर होना नहीं होना इशू नहीं है, इशू ये है कि क्या मैं अपने बच्चों को दिन भर मजदूरी करके जो खाना खिला रहा हूँ, रिक्शा चलाकर, अगर टेम्पो चलाकर, रेडी पट्टी लगाकर बच्चों को खिला रहा हूँ, क्या मैं इस स्थिति में हूं कि मैं आकर अब पेपर कहीं से जुटाऊं, लाकर सबमिट करूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऐसा चाहता है? अरे भाई, इलेक्शन कमीशन इसके चाहने से क्या होगा? आपने पहले एक बार बना ले, एक ही प्रोसेस को रोज रोज कर रहे हो भाई। ये आपका काम है, ये लोगों का काम नहीं है कि आपके यहाँ लाइन लगाकर हर जब भी जिस डिपार्टमेंट की फेलियर होती है जनता को लाइन में लगा देता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन खुद इंडिपेंडेंट होके ये सोच पा रहे हैं या फिर? अब मैं देखिए, ये एकदम सीधे से कह देना कि कौन किसके कहने पे कर रहा है। मैंने जो बात कही कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पिछले कुछ वर्षों से लगातार कम हो रही है, और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं। मैं बंगाल में जब चुनाव, लोग कहते हैं चुनाव हारने वाले हैं, डर रहे इसलिए ऐसा कह रहे लोग, ये गलत बात है। बंगाल में चुनाव जीतने के बाद आप मेरा इंटरव्यू देख लीजिए, मैंने उस दिन कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन बंगाल में 2021 के चुनाव में इम्पार्शियल रहता तो बीजेपी को 50 सीट भी नहीं आता। वो 60-70 सीट इसलिए आया कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ही ब्लेटेंटली बीजेपी का फेवर कर रहा था वहां। और ये मेरा वो अपना अनुभव वहां बंगाल का था। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दूसरे राज्यों में जिनका जो इलेक्शन में स्टेक होल्डर है वो सेम बात बताएंगे।
उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। समाज का एक वर्ग ऐसा समझता है कि वो बीजेपी के कहने पे या सत्तारूढ़ दल के कहने पर चलते हैं, और उसी बीच में आप SIR लेकर आ गए, जिस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अब आप आंकड़े फिर वही दिखा रहे हैं कि 98% हो गया तो 96% हो गया। अरे भाई, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है उसका आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। आप दिल्ली में बैठ के एक फरमान तुगलकी जारी कर दे तो सब लोग अपना पेपर लेकर खड़ा होइए। हर वो व्यक्ति जो पेपर लाकर खड़ा हो रहा है, अगर आप उसको जोड़ लीजिए, 90 हो 95 हो जितना भी हो, जो वो दावा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं, खाली आप जाके पूछ लीजिए कि भाई उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो एक और तो आपको वोटर फ्रेंडली, आप बता रहे हो कि वोटर परसेंटेज बढ़ाना है इसलिए हम वोटर फ्रेंडली होना चाहते हैं, सिटीजन शुड बी सिटीजन्स नीड एंड देयर कन्वीनियंस शुड बी प्रायोरिटाइज अबव एवरीथिंग एल्स। एक और आप बात कर रहे हो कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराएंगे, डिजिटल वोटिंग कराएंगे, और दूसरी ओर आप लोगों को कह रहे हैं कि भैया अपना कागज लेकर आओ, लाइन में लगो। ये बिल्कुल गलत है और मतलब हास्यास्पद बात है कि ऐसा अलाउ किया जा रहा है और ऐसा हो रहा है। लेकिन देखिए, इस कंडीशन में बिहार में कितना नुकसान होगा सभी के लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो अभी हल्ला हंगामा हो रहा है ऐसा नहीं है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है। कितना इलेक्शन कमीशन चाह रहे लोग, कितना ही ये बिहार यूपी जैसे राज्यों में हम लोग जब बच्चे थे हम लोगों ने देखा है पूरा बूथ का बूथ लूट लिया जाता था। वो भी तो इलेक्शन की चोरी थी। भाई, आपका नाम है वोटर लिस्ट में लेकिन आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा क्योंकि मैं वहां का दबंग हूँ और मैं किसी को गांव वोट नहीं देने दूंगा। मतलब 50-60% वोट तो बिहार जैसे राज्य में ऐसे ही होता था कि आज तेजस्वी यादव और राजद वाले बोल रहे हैं। भाई, ये वोटर और वोटिंग प्रक्रिया की सैनिटी की बात करें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अब आरजेडी के लोग, ये तो बूथ लूटने वाली पार्टी है, तो बूथ लूटना, गुंडागर्दी करना, अपना बल प्रयोग करना, लाठी बंदूक कट्टा के बल पर जीतना, ये तो उनका काम रहा है। वो भी तो आप यही करते थे। जो गरीब वंचित है, जो आपका वोटर नहीं है, उसका वोट जबरदस्ती तुमने डाल दिया दबंगई करके, उससे निजात मिला। अब ये व्हाइट कॉलर दबंगई हो गई है, जो लाठी वाली दबंगई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उस एरा में भी लालू जी को हरा दिया गया। तो नाम आप कितना भी काट लो, जोड़ लो, पब्लिक मानेगी नहीं। अगर आपके खिलाफ है तो आपको हरा ही देगी, आप चाहे जितने जुगत लगा लो। तो उस दौरान तो अमूमन सब ऐसे ही करते होंगे ना, वो प्रोसेस ही वही होगा। नहीं, मतलब चुनाव जीतने का प्रोसेस था, लेकिन जिस तरह का, जैसे हर चीज का एक वेपनाइजेशन होता है। एक है कि अपवाद के तौर पर आप एक दो बूथ लूटते हो, और एक है कि पार्टी का मैंडेट ही है कि लूटो बूथ। तो आरजेडी जैसी पार्टी जो है, उसका मतलब लालू जी के राज में वो था ही कि भाई बक्सा ही, बस उनका काम ही भाई लूटो, बूथ लूटो, जिसका जितना लूट सकते हो उतना लूटो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दूसरे दल वाले नहीं करते होंगे, लेकिन बिहार ने 90 के दौर में वो दिन भी देखे हैं जबकि इलेक्शन सिर्फ लाठी के ही बल पर जीता जाता था। उसको भी जनता ने हरा दिया। जब जनता अपने पे आ जाए ना, तो लाठी खाकर 50 लोग की चाहे मौत हो जाए लेकिन फिर भी हरा दिया लालू जी को। तो अभी जो ये व्हाइट कॉलर दादागिरी चल रही है भाजपा की या उनके सहयोगी दलों की, आप कितने को काटोगे? जिसका रह जाएगा वही हरा देगा आपको। जिसका नाम रह जाएगा उसी वही हरा देगा आपको। इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन बंद करो, ये सब मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। बात गलत हो रही है, इसको कहा जाए, नागरिकों को, वोटरों को बताया जाए कि भाई तुम खड़े रहो, अपने वोट के लिए जगते रहो, मदद लो जिसकी मदद ले सकते हो। कितना ही काटेंगे, अगर 2-4-5% अगर इन्होंने काट दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर यहाँ भाजपा और नीतीश की सरकार जा रही है, इनको बड़े बहुमत से हराया जाएगा। और बहुमत कौन लेके आएगा? देखिए, बहुमत कौन लेकर आएगा वो लड़ाई अभी चल रही है, लेकिन इनका जाना तय है। बिहार में बदलाव निश्चित है। ये आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी चौक चौराहे पर खड़े हो जाइए, और मैं पिछले 1-1.5 साल से ये बात कह रहा हूं, कुछ जर्नलिस्ट अब मानना शुरू किए, हाँ भाई बदलाव की बात तो हर जगह हो रही है। आप कहीं खड़े हो जाइए, मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि मैं स्टेक होल्डर हूं यहाँ पे जनसुराज की वजह से, अदरवाइज अगर मैं ये बात पहले के अपने दौर में कहता तो लोग कहते भाई प्रशांत किशोर कह रहे तो ऐसा होगा ही। मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल लोगों का परसेप्शन बदल जाता है आपके प्रति। नहीं बदल, लोगों की गलती नहीं है, चूंकि मैं स्टेक होल्डर हूं तो देयर इज एन इनबिल्ट बायस कि भाई मैं तो वही, मैं जो कर रहा हूं तो बायस है, तो इसलिए मैं ये प्रेडिक्ट नहीं करता हूं भाई जनसुराज को इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। पहले वो मैं कर सकता था। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार में बदलाव निश्चित है, क्योंकि 60% से ज्यादा लोग अक्रॉस द बोर्ड इन ऑल डेटा पॉइंट्स आर सजेस्टिंग कि हमें बदलाव चाहिए। वो चाहे किसी जाति का हो, वो चाहे किसी दल का समर्थक हो,
लोगों का ये कहना भैया बहुत हो गया। जो लालू नीतीश के भारी समर्थक हैं वो भी कह रहे भाई बहुत हो गया यार, अब बदलना चाहिए। और उनके पास अब जो बदलाव चाहते हैं उनके पास दो ही विकल्प है, या तो वो वापस से लालू जी के जंगल राज के लालटेन को वोट दे, या फिर वो एक नया विकल्प जो उनको दिख रहा है जनसुराज का उसको वोट दे। बस सिंपल है, इतना ही समझना है। बिहार में और कुछ समझने वाली बात रहने की, आप चाहे जितना एनालिसिस करना है कर लीजिए। मतलब आपका अनुभव और देखिए कहता है कि मतलब बदलाव निश्चित है, बदलाव निश्चित है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि बदलाव निश्चित है। नीतीश कुमार का जाना तय है। जदयू को 25 सीट नहीं आएगा, ये बातें तो मैं लिख के दे सकता हूं कि जदयू एज ए दल को 25 सीट भी नहीं आएगा। मैं क्यों नहीं कह रहा हूं दूसरे दलों की बात, मतलब ये सिर्फ आपकी राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। नहीं, मेरा एकदम साइंटिफिक जो भी 10 साल मैंने देखा, डेटा समझा है इलेक्टोरल प्रोसेस में, सेफोलॉजी में, नीतीश कुमार का जाना तय है, कोई नहीं बचा सकता है। कुछ भी कर ले अब उनको कोई नहीं बचा सकता है बिहार में। नवंबर में बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बनेगा, अगर न बने आप मुझे अपने दर्शकों के सामने फिर से ले आइएगा। संभव ही नहीं है कि फिर से बन जाए, ये संभव ही नहीं है। मतलब ये बिहार के लोगों के प्रति इतना गहरा पूर्वाग्रह है लोगों का कि लोग कह रहे हैं कि हाँ लोग बदलाव चाहते हैं, हाँ ये देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है, हाँ लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हीं को वोट देंगे। ऐसा नहीं है। आप सिर्फ दो डेटा पॉइंट उठाकर देख लीजिए, 2010 देख लीजिए और 2020 देख लीजिए। 2010 में नीतीश कुमार भाजपा साथ में लड़े थे, सामने से लालू जी कांग्रेस और रामविलास पासवान जी साथ में थे। 2010 में और तब नरेंद्र मोदी का इतना कोई फैक्टर नहीं था, तब अमित शाह नहीं थे, तब भाजपा का कोई इतना बिहार में प्रभाव नहीं था, जदयू बड़ा दल था। उस कॉम्बिनेशन को, और जदयू में टूट हुई थी, जो अभी लल्लन सिंह वगैरह हैं, ये सब नीतीश कुमार के कई साथी जदयू छोड़कर अलग चले गए थे। बावजूद इसके उस समय एनडीए को 206 सीट आया, 243 में 206, बहुत बड़ा नंबर है। आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, आ जाइए 2020 में, वही जदयू और भाजपा का कॉम्बिनेशन। इस बार मोदी जी भी हैं, इस बार अमित शाह भी हैं, इस बार आरएसएस भी है, उनकी दिल्ली में सत्ता भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। 20 की मैं बात कर रहा हूं, आप जस्ट पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर कर लीजिए। और सामने से उनकी लड़ाई हुई, लालू जी थोड़े कमजोर हुए स्वास्थ्य के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, उनका लड़का तेजस्वी आ गया, रामविलास जी उस कॉम्बिनेशन में थे ही नहीं, उनका तो देहांत ही हो गया चुनाव से पहले। और कांग्रेस भी 2010 के मुकाबले कमजोर हुई है, 10 में तो सत्ता में थे दिल्ली में वो लोग। उसके बावजूद एनडीए को 125 सीट लाने में दम निकल गया। कहां गया जातीय समीकरण, कहां गई जात की बात? अरे भाई कौन नहीं, मतलब क्या हुआ? आप खाली 2010 और 2020 को कंपेयर कीजिए, दोनों विधानसभा को। लोग कह रहे भाई समीकरण है, ये है वो है। 206 सीट लाने वाला गठबंधन 125 सीट लाने में दम निकल गया। क्यों? क्योंकि 2005 से 10 के बीच में बिहार के हर वर्ग को लगा था कि नीतीश जी और एनडीए की सरकार में सुधार होना शुरू हुआ है। ऐसा नहीं कि बिहार में सब सुधर गया था, लेकिन जो लालू जी का जंगल राज था उसके मुकाबले लोगों को राहत मिली, लोगों को सुधार होता दिखा, तो लोगों ने, हर वर्ग ने वोट दिया, 206 सीट आया। लेकिन 2020 में क्या हुआ? उससे पहले कोविड हुआ, और कोविड के दौरान जब बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को जो परेशानी हुई, लोगों का आंख खुला। कह रहे हम लोग तो समझ रहे थे कि बिहार में बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, आज भी हम लोग के बच्चे बाहर 50 लाख हैं, उनको इस दुर्दशा में, और जो सरकार की असंवेदनशीलता थी कोविड के मैनेजमेंट में, खासकर बिहार में, उसका परिणाम क्या हुआ? नीतीश कुमार आ गए 42 पर। लोग कहते हैं चिराग पासवान खड़े हुए वोट काट दिए इसलिए हुआ। अरे भाई चिराग पासवान तो सामने से उनके पिताजी लड़ रहे थे, तब क्यों नहीं हरा पाए? जब जनता आपके खिलाफ हो जाए तो कोई समीकरण काम नहीं आता है। चिराग पासवान फैक्टर बने, लेकिन वो इसलिए बन पाए क्योंकि नीतीश कुमार की एनडीए सरकार की लोकप्रियता कम हो गई थी। अगर लोकप्रियता बनी रहती तो चिराग पासवान को, की पार्टी को जदयू की सीटों पर उतने वोट नहीं मिलते। लोगों का नीतीश के खिलाफ गुस्सा था, कोविड के वजह से, कोविड के मिसमैनेजमेंट की वजह से था। तो जो लोग ये कहते, बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से कह रहे बिहार में तो सब जाते पे वोट होगा, उनको कोई समझ नहीं है, या फिर वो बिहारियों के प्रति उनका पूर्वाग्रह है। कह रहे बिहार में तो लोग ऐसे ही, ऐसी बात नहीं है। बिहार के पूर्वाग्रह तो है बहुत ज्यादा। आप देखिए, बिहार का हो या यूपी का हो, आंध्र का हो या केरल का हो, कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा बढ़िया पढ़े? कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को रोजगार मिले? कौन नहीं चाहता है कि उसका पति, उसका घर का बेटा बाहर 10,000 रुपए के लिए मजदूरी करने ना जाए?
हाँ, ये जरूर बात है कि वो इतनी बार यहाँ ठगा गया है कि वो विश्वास उसका एक तरह से राजनीतिक दलों पर, नेताओं पर उतना नहीं है। ये संभव है, ये संभव है कि उसको समझने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन अगर उसको सामने दिख जाएगा रास्ता तो कुछ भी उसको रोकेगा नहीं। वो बिल्कुल अपने आप से, हमसे ज्यादा अपने बच्चे के लिए वो ज्यादा चिंतित है ना, क्योंकि आप तो अपने बच्चे को फिर भी प्राइवेट में पढ़ा लीजिएगा। स्कूल की व्यवस्था खराब होने से उसका बच्चा, वो जान रहा है कि हम गरीब हैं और हम बच्चे को अपने प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए तो वैसी सरकार चाहिए जो कि स्कूल हमारा ठीक करे। हमारे लिए ऐसी सरकार चाहिए जो कि यहीं पे हमारी मजदूरी हमको दे दे। आपके हमारे पास या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो तो फिर भी भाई बिहार से दिक्कत होगा, बिहार से बाहर जाके पढ़ेगा। लेकिन जो गरीब तबका है, जिसके बारे में लोग ऐसा समझते कि अरे इनको तो कोई समझ नहीं है, तो सब जाते पर वोट दे देगा, सब उनको आइडिया नहीं है, या वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ऐसी बात नहीं है। लोगों को विश्वसनीय चेहरा, विश्वसनीय विकल्प दिखना चाहिए। अगर वो दिखेगा तो लोग वोट देंगे। एक चीज और मुझे समझाइए, आप जब लोगों से गांव-गांव मिल रहे थे तो आपको ये कास्टिज्म कितना इफेक्ट है? देखिए, कास्ट फैक्टर है, लेकिन कास्ट कोई बिहार में थोड़ी अकेले है, तो पूरे देश की सच्चाई है, पूरे देश की नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरे दुनिया में ये बात है। आप सोशल कांग्रीगेशन बेसिस सम रीजन, वो चाहे रेस हो, स्किन कलर हो, ट्राइब हो, कास्ट हो, people like to congregate among themselves on the basis of similarities. आप अफ्रीका में जाइएगा तो ट्राइब्स की बात होती है, अमेरिका में जाइएगा तो वहां पर स्किन कलर के, ये लैटिनो हैं, ये एशियन हैं, ये अफ्रीको अमेरिकन हैं, मतलब उसी तरह इंडिया में कास्ट है। तो आपको ग्लोबली भी इसके लिए कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। भाई आपके यहाँ कास्ट है, अफ्रीका में ट्राइब है, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है कि आप अपनों के साथ कांग्रीगेट करना चाहते हैं, अपनों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। सही है, गलत है, लेकिन है। दूसरी बात, जो भी बात समाज में होगी वो राजनीति में आपको दिखेगी। अगर समाज में जाति है तो राजनीति में उसका प्रभाव होगा, समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भ्रष्टाचार होगा, अगर समाज में हिंदू मुसलमान की बात है तो राजनीति में भी उसका असर दिखेगा। अब आ गई बात कि कितना डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट। वहां पर लोग कह सकते हैं भाई कि बंगाल में थोड़ा कम है, बिहार में ज्यादा है, तमिलनाडु में कम है, आंध्रा में ज्यादा है, ये बात हो सकती है। लेकिन टू माई माइंड, मोर देन जियोग्राफिकल डेफिनेशन लाइक दिस, ये डिपेंड करता है कि चुनाव में कोई विषय, कोई मुद्दा, कोई व्यक्ति, कोई चेहरा अगर नहीं है तो पीपल टेंड टू फॉल बैक ऑन देयर आइडेंटिटीज। तो जिसको हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में लहर वाला इलेक्शन। भाई 84 में, मैं हमेशा कहता हूं 84 में इसी जातियों में बटे हुए बिहार ने राजीव गांधी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। क्यों? इंदिरा गांधी की मौत एक बहुत बड़ी घटना थी। 1989 में इसी बिहार में लोगों ने बीपी सिंह के नेतृत्व की जनता दल को वोट दिया। क्यों? क्योंकि बोफोर्स उस समय बहुत बड़ा मुद्दा था। 2014 में जातियों में बटे हुआ बिहार ने मोदी को वोट दिया। क्यों? क्योंकि मोदी एक चेहरा, एक फिनोमेना बनकर 14 में उभरे। 2019 में इसी जातियों में बटे हुए बिहार ने बीजेपी को वोट दिया। क्यों? क्योंकि पुलवामा, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। आगे क्या होगा इसकी बात छोड़ दीजिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समाज में वो ताकत है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मुद्दा, कोई घटना समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज, कोई घटना नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, तो लोग कहते हैं दोनों तो एक के जैसा लग रहा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं। दैट इज द रियलिटी। इट अप्लाइज इन बिहार एज मच एज इट अप्लाइज इन यूपी, एज मच एज इट अप्लाइज इन गुजरात। लेकिन एक तरीका बन गया, बिहार में तो सब जाते हुए वोट देता है। अब मैं मजाक में कहता हूं भाई, अगर तुम बैठ के बहुत बड़े एनालिस्ट बन रहे हो तो ये बता दो कि बिहार में वोट मोदी को पड़ा कि नहीं। हाँ भैया, मोदी को तो पड़ा। तो भाई अगर बिहार, तुम ही कह रहे हो कि बिहार में सब जाते हुए वोट देता है, तो मोदी जी के जाति का तो एक आदमी बिहार में नहीं रहता, उनको वोट कौन दे रहा है? अगर सिर्फ जाति पर ही सारे समर्थक होते, जाति पर ही का नंबर बहुत ज्यादा देने के नंबर, मैं किसी जाति विशेष की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप समझने के लिए कहिए कि सिर्फ जाति के आधार पर ही समर्थन होता, जाति के आधार पर ही वोट होता, तब तो मोदी का कोई समर्थक बिहार में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी के जाति का तो कोई बिहार में नहीं रहता है। बिल्कुल। तो ये बेकार की बात है। जाति एक फैक्टर है,
जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जाति कोई फैक्टर नहीं है, जाति एक फैक्टर है। जैसे दूसरे विषय है वैसे जाति भी एक विषय है। तो जब आप अपनी राजनीति यहाँ पे करने आ रहे हैं और जब जातियों का समावेश बैठाने में अगर दिक्कत आएगी तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई लोग कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो हम लोग देखिए, जातियों की समझ होना और जाति की राजनीति करना दोनों दो बात है। हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जातियों की समझ नहीं है। जैसे मुझे यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, कल्चरल इश्यूज की समझ है, उसमें जाति भी शामिल है। तो जाति की समझ होना कि हर वो जाति, हर वो वर्ग जिसको भागीदारी चाहिए, उस जाति समाज से, उस वर्ग से, उस तरह के काबिल लोगों को, उनके सही रिप्रेजेंटेटिव्स को निकालकर मौका अवसर देना, ये हमारी जिम्मेवारी है, जनस्वराज की जिम्मेवारी है। लेकिन जातियों की राजनीति करना वो हम लोग के लिए संभव नहीं है और हम वो करते नहीं है कि आज किसी जाति विशेष की बैठक में चले गए, जातियों की गोलबंदी शुरू कर दी, या किसी एक जाति के लिए पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए, किसी के लिए कम होना चाहिए, वो बात नहीं। हमारे लिए सबके लिए होना चाहिए। उसमें नेचुरली जिनकी संख्या ज्यादा है उनको ज्यादा मिलेगी। अगर कल होके बिहार में तरक्की होगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अति पिछड़ा समाज को होगा, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा आबादी है। अगर कल पलायन रुक जाए तो सबसे ज्यादा किनके घर के बच्चों को फायदा होगा? अति पिछड़ा समाज के लोगों को होगा, दलित समाज को होगा, मुसलमानों को होगा, क्योंकि उनके बच्चे सबसे ज्यादा जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अगर बिहार में कल जमीन का दाम बढ़ जाए, तरक्की हो जाए, जमीन प्रति एकड़ इसका रेट बढ़ जाए, तो उससे फायदा किसको होगा? जो बिहार में जिनके पास जमीन है उनको फायदा होगा। शिक्षा सुधरेगी तो सबको फायदा होगा, और उस प्रोपोर्शन में होगा जितनी आपकी आबादी है। तो अगर काम करने वाले की नियत में कोई खोट ना हो तो आप ये सामंजस्य बैठा सकते हैं जहां पर कि जातियों की चिंता भी हो जाए और आपको जाति का जहर फैलाकर, जातियों का उन्माद फैलाकर राजनीति न करनी पड़े। अच्छा प्रशांत, कभी दिमाग में प्री प्लान था कि मतलब मैं बिहार जाके कभी नहीं। देखिए, कई लोग ऐसा समझते हैं कि हमको बिहार में सरकार बनाना है, ये बनना वो बनना। अगर ऐसी कोई बात होती तो लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2015 में, अभी मेरा अनुभव तो ये नहीं कहता कि नहीं, ऐसा है कि जीतना हारना तो आगे भगवान के हाथ में है। लेकिन 2015 में तो प्रशांत किशोर यहाँ जीत गए थे। हम ही थे, चाहे वो लालू जी हो, नीतीश जी हो, कोई भी हो, मैं ही चला रहा था। मैंने कैंपेन किया, 180 सीट जीत गए। कोई भी आदमी, मैं एकदम कैमरे पे आपको कह रहा हूँ, कोई भी आदमी ऐसा मंत्री नहीं बना होगा जिसका नाम हमारे थ्रू न गया होगा। शायद ही किसी को टिकट मिला होगा जिसको हम लोगों ने अप्रूव न किया हो। जो अगर हम चाहते हम ही बन जाते, मंत्री बन जाते। भाई नीतीश जी के साथ ही थे, जो हम कहते, मैं नीतीश जी उसको ना नहीं कह रहे उस समय। लेकिन हम तो उनके घर में रहते थे और मतलब कोई कहने में गुरेज नहीं कि बहुत बेहतर मेरा उनसे संबंध रहा है। और मेरी बस इतनी इच्छा थी कि नीतीश कुमार यहाँ रहें, मुख्यमंत्री रहें, और बिहार में जो सुधार का दौर शुरू हुआ है वो रुके नहीं, बिहार आगे बढ़े। हम लोग के लिए दुनिया में और काम करने के लिए 100 चीज थी। नीतीश कुमार ने, जब मैंने मना कर दिया सरकार वगैरह में शामिल होने के लिए, तो बाद में उन्होंने मुझे एडवाइजर का स्पेशल पद बना कर दिया था। वो मैंने एक दिन ना ज्वाइन किया, आज तक आप जाके स्टेट से चेक करा लीजिए। ना मैंने कभी कोई घर लिया, ना मैंने कभी कोई सरकार से गाड़ी ली, ना मैंने 1 रुपए कोई तनख्वाह लिया, ना हमने कोई पर्क्स लिया, ना कभी जीवन में कोई सरकार से सिक्योरिटी ली है। बिहार से नहीं, किसी राज्य से नहीं लिया, जहां पर भी काम किया है। अब जाकर देख लीजिए, बंगाल का नोटिफिकेशन जब सिक्योरिटी उन्होंने दी, ऑफर की, हमने लेना ही नहीं है, हम सिक्योरिटी लेके चलते ही नहीं है। आप देख लीजिए, हम कहीं एक सिपाही लेकर नहीं चलते हैं। बिहार में रोज मर्डर हो रहा है, रोज हंगामा हो रहा है। हम 3 साल से यहाँ पर कोई मुखिया भी रहता है, वो 4 गो सिक्योरिटी लेके चलता है। मैं 3 साल से पैदल चल रहा हूँ, मैं 1 सिपाही लेके भी नहीं चलता हूँ। और लोग कहते हैं भाई बहुत बड़ा काफिला लेके चलते हैं, बहुत पैसा है, जनसुराज ये वो। अगर मुझे ऐसी मेरी कोई सोच होती तो सरकारी छोड़िए, पर्सनली 4 गनमैन रख लेते। एक बात बताइए, का प्रशांत किशोर के ई बात के कोनो डर लगेला कि केहू आई या अशोक खेमका मार के चल जाई? कोई डर नहीं। मैं वो चीज हमारे दिमाग में आती नहीं, कभी नहीं। मैं आपको वही बता रहा हूं कि अगर मुझे डर होता तो सरकारी बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट 4 गार्ड रखने की क्षमता तो है मेरे पास, रख सकता हूँ। 4 क्या 10 रख सकता हूँ। पूरा जब साधारण लोग यहाँ पर 10-10, 20-20 गाड़ी, गन, बंदूक, राइफल लेकर चलते हैं, तो मैं भी 10, 20, 25, 50 गनमैन को हायर कर सकता हूँ।
मेरी उसको बिल्कुल उसमें क्लियर है। हम लोग मानते हैं कि ये सब चीजें जो है ये ऊपर वाला तय करता है। तो जरूरत क्यों लगी? ये ऊपर वाला तय करता है, हम लोग निमित्त मात्र हैं। भगवान ने अगर ये काम आपसे कराना है तो आपके दिमाग में बात आ गई कि जाइए अब बिहार में काम की जरूरत क्यों पड़ी। अगर उसको वर्ल्डली नजरिए से देखें तो जो कोविड में मैंने देखा, मैं बंगाल में था और यहाँ नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, कोविड जो है वो विश्वव्यापी समस्या थी। लेकिन जिस तरह की समस्या, जिस तरह की परेशानी बिहार के लोगों के लिए मैंने देखी, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये कॉम्प्रिहेंड कर पाना कि हजार किलोमीटर लोग अपने बच्चों को अपने सर पर कंधे पर लेकर मारे मारे पैदल चल के आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए अपने राज्य और कुछ करना चाहिए। उस समय बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ, बिहार में इलेक्शन हुआ था अक्टूबर 2020 में। मई 2021 में बंगाल इलेक्शन में जीता और उसी दिन, जीतने के दिन, बिना किसी से पूछे हुए, बिना कोई चर्चा किए हुए मैंने घोषणा की कि अब मैं आगे अब ये काम नहीं करूंगा। तब दिमाग में आया कि नहीं, जाना है और कुछ ऐसा करना है कि अपना राज्य सुधरे। फिर साल भर, और ऐसा भी नहीं कि अगले उसी दिन आ गए, साल भर का समय लिया, कई सारे विकल्पों पर बात करी, इंक्लूडिंग कांग्रेस से जो लंबी मेरी बात चली कि बिहार को सेंटर में रखे कि कुछ ऐसा प्रयास हो कि बिहार की में सुधार हो, क्योंकि अब नीतीश के भरोसे बिहार को नहीं छोड़ा जा सकता है। कोविड में मुझे ये ऐसा लग गया कि नीतीश के भरोसे बिहार नहीं छोड़ा जा सकता है, किसी ना किसी को प्रयास करना होगा, और जब हम लोग जैसे लोग प्रयास नहीं करेंगे तो कौन करेगा प्रयास। अच्छा, जब आप कांग्रेस से ये बात कर रहे थे तो क्या ये सोच के चल रहे थे कि गठबंधन के सहारे ही पार लगाना होगा? नहीं, उसमें आप कांग्रेस, मेरे प्लान में बिल्कुल क्लियर है, बिहार के लिए प्लान वही है जो जनसुराज कर रहा है। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, वो तो पैन इंडिया था उसमें, लेकिन बिहार और यूपी जैसे राज्यों में, 6 राज्यों में मैंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि आपको ऑर्गेनिक ग्रास रूट से कांग्रेस को रीबिल्ड करना होगा, और मोर और लेस जो अभी हम लोग जनसुराज में कर रहे हैं यही वर्जन उनको बताया गया था। जो उनका लार्जर प्लान था कि भाई उनके लिए जो बनाया गया था कि किन राज्यों में क्या होना चाहिए, एक तो यह है कि भाई ब्रॉडली इंडिया लेवल पे कांग्रेस को क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद राज्यवार जो बताया गया था कि किस राज्य में हम लोग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसमें बिहार में वही सुझाया गया था जो जनसुराज अभी आज कर रहा है, मोर और लेस। जब उनसे हमारी सहमति नहीं बन पाई तो मैं आकर अपना वो काम बिहार में कर रहा हूं। मुझे बिहार तो करना ही था, मुझे बिहार में तो ऑर्गेनिक सुधार करना ही था। कांग्रेस के साथ भी करता तो बिहार सेंट्रिक ही रहता, इसमें ये ठीक है कि बिहार के अलावा कुछ दूसरा भी करता, लेकिन फिर वही शायद नियति को यही मंजूर था कि बिल्कुल भगवान चाहते थे कि मैं 24/7 खाली बिहार के लिए ही अपना जीवन खपाऊं, तो कर रहा हूं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं नहीं गया, नहीं, कांग्रेस से मेरी बात नहीं बनी तो अच्छा हुआ, मैंने कांग्रेस के प्रपोजल को मना कर दिया तो मुझे अच्छा ही हो गया वो। अच्छा, ऐसा फील होता है कि मान लीजिए आप 2015 में जेडीयू और आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं बिहार में, और आज जब आप अपनी पार्टी को इंट्रोड्यूस करके लेके आए हैं, चुनाव लड़ने वाली आपकी पार्टी लड़ चुकी है, इस कंडीशन में क्या लोग आप पर भरोसा कर पाएंगे? क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि लोगों को हम पे कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। लोगों को अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म करनी है। लोग पहले से मन बनाए हुए हैं कि भैया हमको लालू नीतीश से छुटकारा चाहिए। उसके लिए प्रशांत किशोर को कुछ नहीं करना है। प्रशांत किशोर को, जनसुराज को अपने प्रयासों से जनता के सामने एक विकल्प रखना है जो जनता को ईमानदार, सशक्त और ऐसा दिखे जिसके पास बिहार को सुधारने का कोई रास्ता, कोई विजन है। संभव है कि उसमें 10%, 20%, 30%, कितने परसेंट लोग उस पर भरोसा करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हम लोग का प्रयास इसके लिए नहीं कि लालू नीतीश को हटाओ, उसके लिए तो जनता मन बनाई हुई है। लोगों को विकल्प चाहिए और उस विकल्प के तौर पर हम लोगों को, जनसुराज को ये दिखाना है कि हम लोगों में वो क्षमता है, हम लोगों में सबसे बढ़कर वो ईमानदारी है, वो जज्बा है कि हम लोग बिहार को सुधार सकते हैं। तो एक कंडीशनल चीज है, हमेशा जितने भी मैं लोगों के साथ इंटरव्यू कर पाया इस बार, सबका एक विजन है बिहार को लेकर के कि रोजगार नहीं है, पलायन हम रोक देंगे, हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे। कभी नहीं, आप पहले गलत बात कर रहे हैं। बिहार की आपको कोई समझ नहीं है। पिछले 20 वर्ष में बिहार में पलायन मुद्दा है, किसी ने आज तक कहा ही नहीं है। अगर कहा हो तो आप हमको ला के दिखा दीजिए। हमारे सवालों में वो आता है तो शायद उनके जवाबों में आ जाता है। बिल्कुल नहीं,
कोई पत्रकार ने भी आज तक यहाँ सवाल नहीं पूछा है। मैं ही पूछ रहा हूँ बिल्कुल। अरे अभी आज पूछ रहे हैं ना। नहीं, आज सिर्फ आपसे नहीं। अरे हमसे नहीं, हाँ। अभी 3 साल से ये बात शुरू हुई है। 3 साल से पहले किसी पत्रकार को लाके दिखा दीजिए जिसने पूछा हो बिहार में कि पलायन के लिए आप क्या करेंगे। लोग पलायन को तो यहाँ पर बिहार का स्ट्रेंथ बताते रहे हैं, नेता, पत्रकार, एनालिस्ट, समाज शास्त्री सब, कि भाई बिहार के लोग इतने मेहनती हैं कि ये जाएंगे तो इससे दिल्ली चलेगा, इससे बॉम्बे की व्यवस्था चलेगी, पंजाब में वरना खेती का काम रुक जाएगा। ये तो पत्रकार हो, कोई भी पत्रकार हो, बड़े से बड़ा पत्रकार दिखाइए हमें आपने मेरी रिपोर्ट में रहा है, मैं अन्य लोगों की वो नहीं करता। आप मुझे दिखाइए। हम भी तो यहीं बिहार में रहे, हम भी तो 2015 का चुनाव कराए हैं। आपको कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने आकर पूछा हो, हमें खुद नहीं, हमने बात को उठाया। कई बार सिचुएशन ऐसा होता है ना कि आपकी बातें वहां तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म ऐसा देखिए वो ऐसा है कि अगर किसी ने कोई इंडिविजुअल बेसिस पे कोई पीएचडी की करने के लिए थीसिस लिखा हो पलायन पे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों में पलायन और पलायन को रोकने की बात पर नहीं ये 3 बरस पहले हमने शुरू की। और इस कैवियट के साथ ये बात कह रहा हूं कि मैं खुद जब 15 में आया था तो मुझे इस बात की इतनी समझ नहीं थी। जब पदयात्रा मैंने करा तो मैंने ये फील किया कि पढ़ाई, रोजगार सबसे बढ़ के, पढ़ाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, इन सबसे बढ़कर अगर जो बिहार का दर्द है तो पलायन का दर्द है। क्योंकि पलायन से कोई अछूता नहीं है। गरीब, हम लोग, कई लोगों को लगता है कि गरीब आदमी पलायन करता है। पदयात्रा के बाद हमने ये बताना शुरू किया कि नहीं भैया, सिर्फ गरीब आदमी का बच्चा नहीं पलायन कर रहा है, पलायन तो सबका बच्चा कर रहा है। फर्क इतना है कि गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है और जो मध्यम वर्गीय संभ्रांत परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ाई करने जा रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं। जा तो सब लोग रहा है बाहर। परिवार की पूरी परिकल्पना ही बिहार में खत्म हो गई है। लोगों को ऐसा मान लिया है कि भाई कमाना है तो बाहर जाना है, पढ़ाई करनी है तो बाहर जाना है, इलाज अच्छा चाहिए तो बाहर जाना है। ये लोगों ने इसको जीवन की सच्चाई मान ली है। लोग आपको गांव देहात में मिल जाएंगे जो कहते हैं कि भैया आए हैं यहाँ घर में रोपनी करने, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। मतलब खेती करना, रोपनी करना, कटाई करना काम नहीं है, वो तो खाने का जुगाड़ है। कमाने के लिए तो लुधियाना जाना पड़ेगा। तो ये जो बात है, और फिर जो इसका दूसरा पहलू मैंने देखा कि सिर्फ यहाँ से लोगों का पलायन नहीं है, यहाँ से पूंजी का पलायन है, यहाँ से बुद्धि का पलायन है। तो पलायन, उसकी जो व्यापकता है और उसका जो सामाजिक आर्थिक असर है, उस पर कभी ना व्यापक यहाँ चर्चा हुई, ना कभी किसी लीडर ने उस पर कोई टीका टिप्पणी की, और ना कभी किसी पत्रकार ने, किसी एनालिस्ट ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया। अब जब ये पहली बार जनसुराज ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया है तो नेचुरली इस बार ये चर्चा हो रही है। हर लोग बता रहे हैं, हर लोग ये बात कर रहे हैं कि हम नौकरी देके पलायन रोकेंगे, कोई कह रहा है हम 5 वर्ष में रोक देंगे, ये करेंगे। जनसुराज ने अपना एक प्लान रखा है और जनता को ये समझ है कि भैया कौन पलायन की बात कर रहा है और कौन व्यक्ति, कौन वो फॉर्मेशन है जो सही में पलायन को रोक सकता है। क्या रास्ता, क्या उपाय हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है। बिल्कुल जो जनसुराज ने कहा है वही उपाय है। जो बेवकूफ लोग हैं कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। आप बताइए बिहार में आई थिंक 1.5 लाख के करीब खाली भी तो पड़ा है। अरे आप लोग क्या बात करते हैं, कोई समझ नहीं है लोगों को। 1.5 लाख लोग नहीं, आप 10 लाख लोगों को नौकरी दे दीजिए। आप एक बार को ये झूठों लोगों को, पहले 78 साल में बिहार में टोटल 23.5 लाख लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी। 23.5 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं 14-15 करोड़ में, 13 करोड़ में। 2% से कम लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी है। और हर आदमी दावा कर रहा है कि हमने 10 लाख दे दिया, हमने 5 लाख दे दिया। अरे भाई 78 साल में 23.5 लाख 23.5 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक सब मिला दोगे तब। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं 10 लाख और दे देंगे, चलो मान लिया, एक तो झूठ बोल रहे हो फिर भी मान लिया एक बार को, तो 33 लाख हो गया। उससे 13 करोड़ लोग कैसे रोजगार उनको मिलेगा, उससे पलायन कैसे रुकेगा। पलायन तो तब रुकेगा जब यहाँ पर घर घर में रोजी रोजगार हो। भाई कर्नाटक से लोग बिहार क्यों नहीं आते, महाराष्ट्र का आदमी कर्नाटक क्यों नहीं जाता है रोजी रोजगार करने? इसलिए नहीं कि सबके पास सरकारी नौकरी है। महाराष्ट्र में देश के स्तर पे 3% से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं है लोगों के पास, लेकिन लोगों के पास खेती है जिससे कमाई होती है, लोगों के पास पूंजी है ताकि छोटा मोटा रोजी रोजगार कर सकें, लोगों के पास कुछ नहीं है तो कम से कम मजदूरी करने के लिए वहां पर अपने ही राज्य में उपाय है। बिहार में ना लोगों के पास शिक्षा है, ना जमीन है, ना पूंजी है, इसलिए पलायन हो रहा है। तो जनसुराज ने कहा कि अगर पलायन रोकना है तो सबसे पहले यहाँ पूंजी का पलायन रोकना होगा। जिस दिन आप पूंजी का पलायन रोकेंगे तो बुद्धि का पलायन अपने आप रुकेगा।
जब ये दोनों रुकेगा तो श्रम का पलायन रुक जाएगा और इसको साल भर में करके दिखाया जाएगा। ये इतना आसान होगा? आसान क्या होता है, जीवन में आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन साल भर में बिल्कुल इसको साल भर में 50 लाख जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो मजबूरी में जो लोग गए हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो लोग गए हैं बाहर, उनको बिल्कुल बिहार में रखा जा सकता है और उनको बुलाकर यहाँ पर वो नौकरी रोजगार दिया जा सकता है। अगर पंजाब में ये व्यवस्था है, अगर गुजरात में ये व्यवस्था है, महाराष्ट्र में व्यवस्था है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, तो बिहार में क्यों नहीं होगी? वहां पर भी तो इसी देश का संविधान है, वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, वहां पर चोरी नहीं है, वहां पर व्यवस्था कोई अमेरिका से थोड़ी ना आया है। जब दूसरे राज्यों से लोग 10-12 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाते हैं तो बिहार से क्यों जाएंगे? और आप लोग कहते हैं इतना आसान है। अरे भाई कैसे, ये कर्नाटक में कैसे हुआ है, महाराष्ट्र में कैसे हुआ है, पंजाब में कैसे हुआ है? नहीं प्रशांत, जो 30-35 सालों में 50 सालों में बिहार में नहीं हुआ, आई थिंक 70 के दशक में बीमारू राज्य का टैग मिला भाई, वो आज तक खत्म ही नहीं वो नहीं हुआ तो इसका मतलब थोड़ी कि आगे कभी नहीं होगा। बीमारू राज्य का टैग तो मध्य प्रदेश का तो भी साल भर में भी तो नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल साल भर में ही होगा। साल भर मतलब साल भर, 12 महीने में होगा, 13वां महीना नहीं होगा, 12 महीने से कम में होगा। लोग आए थे भाई, कोविड के दौरान 24 लाख लोग आए थे यहाँ पर। सरकार ने कहा था कि उनको यहीं पर रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, किसी ने उस पर काम ही नहीं किया। लोग बिल्कुल आना चाहते हैं, क्यों नहीं आएंगे? लोग आना चाहते हैं, उतना रोजगार का यह साधन है। लोकल क्या काम दिया जा सकता है? अरे हजारों काम किए जा सकते हैं भाई, आपको कोई समझ नहीं लोकल क्या काम दिया जा सकता है। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जहां पर खेती हो रही है, मजदूर उन वहां पर जाके किसी किसान से पूछे, उसको मजदूर नहीं मिल रहा है। पर प्रशांत जी, आप मजदूर की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियां इतनी हुआ करती थी, 30 कोई नहीं, कभी नहीं, कोई फैक्ट्री से सबको रोजगार नहीं मिलेगा। सिर्फ फैक्ट्री लगा देने से रोजगार नहीं होगा, उसके लिए वो लंबा प्रक्रिया है, वो 10 साल 15 साल का। फॉर बिहार टू बिकम ए इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। लेकिन 10-12 हजार रुपए का रोजी रोजगार न मिले, ये तो सरकार की बिल्कुल नकारा सरकार, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम ये नहीं दावा कर सकते हैं कि भाई बिहार में पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा साल भर में। ये नहीं दावा किया जा सकता है कि एकदम अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। उसको करने में 5 साल 10 साल समय लगेगा। बिल्कुल। लेकिन 10-12 हजार रुपए का रोजगार नहीं मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी, ये क्यों नहीं होगा भाई? मनरेगा में हम लोग का यूटिलाइजेशन 30%, 39% है। आप बताइए, यहाँ करेंगे आप मजदूर, उनको कहाँ काम मिलेगा? और आप 60% पैसा मनरेगा का अपना सरेंडर कर रहे हैं दिल्ली में। आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, ले ही नहीं रहे तो खर्च क्या कीजिएगा? बस 100 रुपया अगर दिल्ली सरकार देने को तैयार है मनरेगा के तहत, तो मनरेगा का यूटिलाइजेशन पूरे देश में बिहार में सबसे कम है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें सबसे कम घर कहाँ बन रहे हैं? बिहार में बन रहे हैं। तो अगर भैया घर बनेगा तो लोग वहां काम करेंगे। तो विश्व गुरु बनाने के लिए बिहार राज्य को फिर साइड ही कर दिया जाएगा ना भाई? साइड यहाँ के नेताओं ने कर रखा है, लोगों ने बना लिया है, और आप जैसे लोग जो है वो उस चीज को बल देते हैं कि अरे सुधर थोड़ी नहीं सकता है, ऐसे ही होगा। आप कैसे पूछ रहे हैं? ये हो सकता है, और कैसे नहीं हो सकता है? अगर कर्नाटक में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? क्या कर्नाटक के लोगों के पास 4 हाथ पैर है? नहीं, मेरा संशय नहीं है। फिर तो क्या बात है? मैं उसको प्रोसेस को समझना चाहता हूं। नहीं, क्या भाई आप प्रोसेस, फिर यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। भाई अगर पंजाब में अगर पंजाब गेहूं का उत्पादन इतना कर सकता है, आजादी के समय पंजाब में कितना गेहूं होता था? एक प्रताप सिंह कैरो की पॉलिसी ने, उनके प्रयास ने पंजाब को देश का व्हीट प्रोडक्शन का हब बना दिया। तो अगर पंजाब में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? पंजाब में ऐसा क्या हुआ? कोई जर्मनी ने आके पंजाब को बना दिया है? वहां के लोगों ने बनाया, वहां की लीडरशिप ने बनाया। अगर ये चीज पंजाब में हो सकता है, अगर सॉफ्टवेयर में का रेवोल्यूशन कर्नाटक में हो सकता है, हैदराबाद में हो सकता है, अगर फार्मास्यूटिकल, अगर तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है भाई काम? बिहार में क्यों नहीं हो सकता? मैं ये नहीं समझ, आप पूछ रहे हैं कैसे होगा, मैं कह रहा हूं क्यों नहीं हो सकता। पहले ये बताइए, इस देश के कौन से राज्य में सुधार नहीं हुआ है? बिहार ही एक राज्य है जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा आज से 25 साल पहले भी था, आज भी वहीं पर है। और वो इसलिए है कि लालू, नीतीश, इन लोगों ने इसको बर्बाद किया है, और कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर इन लोगों ने मदद की है। पहले कांग्रेस ने बेचा बिहार को लालू के हाथ में, और फिर अभी भाजपा ने बेच दिया बिहार को नीतीश के हाथ में। 10-20 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे,
ये लोग बिहार जहां जाता हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं है। और इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा है। मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। एक सवाल बहुत जरूरी है और आरोप लग रहे हैं यहाँ पे कि आपने उदय सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आपने हमेशा कहा कि जो हमारा पहला अध्यक्ष होगा वो दलित पिछड़ा होगा। है, मनोज भारती हैं अध्यक्ष, भारती हैं और वो दलित समाज से आते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए आए हैं कि वो बहुत काबिल व्यक्ति हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार के ग्रामीण परिवेश से आते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, नेतराट से पढ़े हैं, IIT गए हैं। मनोज भारती अध्यक्ष हैं बिहार के। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ही क्यों, कोई और क्योंकि कोर कमेटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पहला ऐसा दल है जहां पर कि नीचे से ऊपर का अपॉइंटमेंट होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य का अध्यक्ष नहीं बनाया है। यहाँ पर सारे लोगों ने मिलकर दल बनाया। जिन लोगों ने दल बनाया उन्होंने मिलकर राज्य के अध्यक्ष का चयन किया। फिर 150 लोगों की कोर कमेटी बनाई। 150 लोगों की कोर कमेटी ने मिलकर 11 नेशनल ऑफिस बेयरर्स बनाए, चूंकि वो रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन की। हम लोग बिहार के बाहर तो है नहीं, तो जो नेशनल ऑफिस बेयरर्स बनाए गए, वो नाम आए, उसमें सब लोगों ने बैठकर 150 लोगों ने तय किया कि उदय सिंह सबसे सीनियर है, इसमें 2 बार के MP रहे हैं, उनको दिया जाए, इसलिए उनको बनाया गया है। उसमें क्या दिक्कत है? आप जब पूरे बिहार में इस बार पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में मैं कई बार हेडलाइन पढ़ता हूं कि लोग आपकी जाति ढूंढता है। ढूंढे, उसमें क्या दिक्कत है भाई? आपका जन्म हुआ है तो आप किसी न किसी जाति के होंगे, उससे क्या फर्क है? मेरी जाति ना मेरा स्ट्रेंथ है ना मेरा वीकनेस, आप एक बात समझ लीजिए। और विपक्ष के लिए काबिलियत ही वही है भाई। जिसका जीवन ही जाति से शुरू होता है, जाति पर ही खत्म होता है, उसके लिए वो हो सकता है। मेरे लिए मेरी जाति ना वो मेरा स्ट्रेंथ है ना मेरा वीकनेस है, बस वो है। इसलिए है कि सामाजिक वो व्यवस्था है, उसमें ना मेरा कोई योगदान है, ना मेरा कोई श्रेय है, ना मेरी कोई उसमें गलती है। मैं जिस जाति में पैदा हुआ उस जाति में हूं। मेरी पहचान मेरे कर्म से है। मैं जो करता हूं, मैं जो बोलता हूं, जो मैंने किया है या करने की बात कर रहा हूं, इससे नहीं है कि मैं किस जाति में पैदा हुआ हूं। अगर आप मेरी जाति में मेरी पहचान ढूंढ रहे हैं तो ढूंढने वाले के संस्कार, उसकी प्रवृत्ति और उसके सोच को दर्शाता है। मेरी सोच पर उसका कोई असर नहीं, और समाज में उसका कोई असर नहीं। समाज में आज 3 वर्ष में मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं, हमें आपकी बात नहीं सुननी है क्योंकि आप इस जाति के हैं। ये संभव है कि आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, ये संभव है कि आप मेरा विरोध करें मेरी बात के आधार पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसलिए समाज में लोग विरोध नहीं करते कि आप इस जाति के हैं। समाज में नहीं करते, वो नेता जो है वो तो करेगा ही। जिसको जात का उन्माद फैलाकर ही राजनीति करनी है वो तो कर सकता है। अच्छा, बिहार में सबसे बड़ा एक इशू आता है ये कि जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नई स्टैब्लिश करते हैं तो लोगों में हमेशा इस बात की चिंता होती है कि ऑलरेडी हमने इन 2 सरकारों को देखा है, और अगर जंगल राज की बात सिर्फ और सिर्फ आप RJD के लिए करते हैं तो नीतीश कुमार का जो अभी वाला जो दौर चल रहा है उसमें जंगल राज उससे ज्यादा है। रोज कहा जा रहा है। आपके अच्छे बुरे अनुभव क्या है लालू सरकार के? नहीं, लालू जी की अच्छी बात यह है, जो मैं कैमरे पे भी कहता हूं, कि लालू जी ने जिस दौर में राजनीति शुरू की उसमें उन्होंने समाज के कई वर्गों को, जिसको यहाँ पर वंचित आप कह सकते हैं, पिछड़ा कह सकते हैं, उसको उन्होंने सम्मान या आवाज दिया। जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग थे, जो कि गरीबों पर, अति पिछड़ों पर, दलितों पर, ऐसा जिन पर आरोप लगा कि आपने उन पर उनके साथ जाति की, उन समाज के लोगों को लालू जी ने अपने राज में निश्चित तौर पर शुरुआती सालों में निश्चित तौर पर उसको सम्मान भी दिया, आवाज भी दिया, और इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। मैं भी करता हूँ इस बात के लिए सम्मान, और मन से करता हूँ। कोई दूसरा ये नहीं कहेगा, कोई दूसरा दल ये नहीं कहेगा कि प्रशांत किशोर अच्छा क्या कर रहे हैं, जनसुराज अच्छा क्या कर रहा है, कम से कम RJD वाले नहीं कहेंगे। मैं मन से अपने कहता हूँ कि नहीं, लालू जी का इस बात के लिए सम्मान होना चाहिए कि उन्होंने जिस समाज के गरीब को, पिछड़ों को यहाँ पर बिहार में आवाज और सम्मान दिया। लेकिन लालू जी का जिस बात के लिए सम्मान होना चाहिए, उनका इज्जत है, उनको इतनी प्रतिष्ठा मिली, जगह मिली कि उन्होंने गरीबों को, पिछड़ों को आवाज और सम्मान दिया, उसी गरीब को, उसी पिछड़ों को लालू जी ने कभी शिक्षा नहीं दी,
उसी गरीब पिछड़ों को लालू जी ने कभी भूमि का अधिकार नहीं दिया, उसको रोजी रोजगार नहीं दिया। तो जिस बात के लिए उनका सम्मान होना चाहिए उसके लिए सम्मान है, जिस बात के लिए उनका विरोध होना चाहिए वो विरोध है। बिहार विधानसभा की कुछ कार्रवाइयों के बारे में आपको पता चला? कल परसों में ये लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं दूसरे के बाप पे, ये वो मतलब देखिए, वो तो एक जनरली बिहार की राजनीति और जो पूरा सामाजिक राजनीतिक माहौल है उसमें पूरे देश में गिरावट है, उसमें बिहार में भी लालू जी का जो एरा है इसमें इस तरह की गिरावट आपको दिखेगी। और शब्दों का चयन और बेहुदागिरी की बात करना, वो वही यहाँ पर जमीनी नेता होने का एक तरह से प्रमाण बन गया है। मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पर कुर्ता के ऊपर जो गंजी पहन ले उसको लोग कहता है ये जमीनी नेता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिहार में बहुत प्रबुद्ध, बहुत समझदार, राजनीतिक तौर पर प्रखर व्यक्ति भी हैं और हर स्तर पर हैं। जरूरत इस बात की है कि उनको जगह मिले, उनको एक जगह लाया जाए, और अगर वो साथ में आएंगे तो यहाँ से बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा प्रयास, बहुत बड़ा एक नया सवेरा हो सकता है। बिहार ज्ञान की भूमि रही है और बिहार का जितना गौरवशाली अतीत रहा है वो ज्ञान पर आधारित रहा है। तो अगर इस भूमि को, इस जगह को फिर से वापस अपनी गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करना है तो फिर से ज्ञान पर ही फोकस करके चलना चाहिए। और उस नजरिए से अगर राजनीतिक टीका टिप्पणी, वाद विवाद, शब्दों का चयन, उसमें जो गिरावट है वो ठीक नहीं है। अच्छा, इंटरव्यू खत्म करने से पहले दो आखिरी और बेसिक सवाल। पिछले दिनों पटना में मैं किसी चौराहे पे खड़ा था तो मैंने कुछ लोगों को सुना कि प्रशांत को इस बार मतलब वोट देना है। मैं थोड़ा जानने के लिए थोड़ा करीब गया उनके और फिर उनकी बातचीत में शामिल होने की कोशिश किया। मैंने पूछा क्यों, किस लिए? कहते नया तो बोल रहे हैं, वो चीज बोल रहे हैं जो महसूस होती है, साथ में शराबबंदी जो खोल रहे हैं ना उसके लिए उनको वोट देना है। ये देखिए, कुछ लोग एकदम डेडिकेशन में है। वोट देने वाले का रीजन अलग अलग हो सकता है। हाँ। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, दोहराऊंगा, लोग बदलाव चाहते हैं। उस व्यवस्था से बदलाव चाहते हैं जहां उनके बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, उस व्यवस्था से बदलाव चाहते हैं जहां उनके लिए रोजगार नहीं है, उस व्यवस्था से बदलाव चाहते हैं जहां वो लोग देखते हैं कि दूसरे देश के हिस्सों में कितनी तरक्की हो रही है, हम लोग वहीं पर 20 साल पुरानी बात में फंसे हुए हैं। तो चाहे वो शराबबंदी की बात हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में नली गली की बात हो, लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में सुधार की संभावना लोग देखते हैं। शराबबंदी का जहां तक मामला है, शराबबंदी अगर लागू हो तो उस पर बहस हो सकती है कि उसके क्या फायदे क्या नुकसान है। बिहार में शराबबंदी नहीं है। बिहार में शराबबंदी के नाम पर एक फर्जी कानून है जिसमें शराबबंदी के इस कानून के जरिए दुकानों को बंद कर दिया गया और होम डिलीवरी चालू कर दी गई। हर घर में शराब बिक रही है, हर गांव में शराब बिक रही है, घर में तो नहीं, हर गांव में शराब बिक रही है और वही 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिक रही है। बिहार सरकार का 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है बिहार के लोगों का। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, शराब माफिया के पास। तो एक बहुत बड़ा यहाँ वर्ग है जो इस बात के खिलाफ है और इस बात को समझ रहा है, खासकर जो यूथ है वो समझ रहा है कि भविष्य इसमें नहीं है। सरकार का काम है विद्यालयों का निर्माण, सरकार का काम है रोजगार का सृजन, सरकार का काम है सड़क, बिजली, पानी, अच्छी व्यवस्था। सरकार का काम ये नहीं होना चाहिए मेरी समझ से कि आप क्या खाएंगे, किस धर्म में आपकी आस्था है, कौन सी देवी देवता की पूजा करेंगे, कौन सा कपड़ा पहनेंगे। संविधान के तहत ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसको अपने विजडम के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लेने दीजिए। मैं शाकाहारी हूँ, मुझे शाकाहारी खाना पसंद है, तो सरकार कौन है कहने वाली कि मैं क्या खाना खाऊं? आपको अगर मटन खाना अच्छा लगता है मटन खा लो भाई। आपको सावन नवरात्रि से कोई फर्क नहीं? मुझे ये इससे कोई, भाई ये आपका निर्णय है। सावन में मैं व्रत रखूं, नवरात्र में हिंदू हम लोग हैं, हम लोग बहुत लोग व्रत रखते हैं। जो है वो व्रत नहीं रखता है तो नहीं रखता। आप क्या कहेंगे जो व्रत नहीं रखता उसको आप मारने लगिएगा? भाई ये आपकी श्रद्धा है। कोई 2 घंटे पूजा करता है, कोई 2 मिनट भी पूजा नहीं करता है, कोई रोज मंदिरों में जाता है, कोई मंदिरों में नहीं जाना चाहता है। तो ये आप चाहे सनातन धर्म के हिसाब से समझे, संविधान के हिसाब से समझे, ये स्वतंत्रता व्यक्ति की है।
परिवारों की है, ये उनका निर्णय है कि वो क्या करना चाहते हैं। यदि आप सरकार बना लेंगे तो आपकी क्या टारगेट होगा कि शराब नीति जो है उससे कितने पैसे आ सकते हैं? देखिए, पैसे वैसे के लिए कोई बात नहीं है। शराब इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि पैसे की जरूरत है, इसलिए हटा रहे हैं कि उससे व्यापक तौर पर जो बिहार में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, पूरा जो सर्विस सेक्टर है वो प्रभावित होता है। इससे लॉ एंड ऑर्डर पूरा खराब हो रहा है। आप देखिए जो बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ी है। क्यों बिगड़ी है? आधे से ज्यादा पुलिस प्रशासन तो सिर्फ शराबबंदी और बालू माफिया के साथ लगा हुआ है पैसा कमाने में। तो कहाँ पुलिसिंग करेगा? इससे जो युवाओं में बहुत बड़े पैमाने पर स्मैक और सूखा नशा बढ़ा है, और जो गरीब लोग हैं जो पकड़ लिए जाते हैं शराबबंदी के इस कानून में, उनको जो सफर करना पड़ता है वो व्यापक मेरा नजरिया है। पैसे के लिए इसको नहीं किया जा रहा है। जन स्वराज की सरकार बनी तो जो 5-6 बातें बिल्कुल तुरंत होंगी। पहला चीज, घंटे भर में शराबबंदी के इस फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा। दूसरा काम, जितने भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के यहाँ पर लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, विधवा हैं, उनको जो अभी 1100 रुपए अभी हम लोग के हल्ला के बाद बढ़ाया गया है, उसको और बढ़ाकर अब 2000 रुपए कर दिया जाएगा। तीसरा काम, सबसे पहले एक विशेष मंत्रालय बनाया जाएगा जिसका सिर्फ काम ये होगा कि साल भर के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोग जो बाहर गए हैं उनको वापस बुलाकर यहाँ पर उनके लिए रोजी रोजगार कर दिया जाए। चौथा काम, बिहार में हर ब्लॉक में एक विद्यालय जिसको नेतरहाट का स्तर का अपग्रेड करना है उसको चिन्हित करके काम उस पर शुरू किया जाएगा। पांचवा काम, जब तक ये विद्यालय नहीं सुधरेंगे तो उस लोगों को ये उसी दिन से दिसंबर से सुविधा हो जाएगी कि आप अपने एरिया में प्राइवेट स्कूल अगर अच्छा लगता है उसमें आप अपने बच्चे को भेजिए, उसका एक रेगुलेटेड फीस सरकार भरेगी। एक दिन भी बच्चों की पढ़ाई सफर नहीं होगी। ये जो 5-6 काम है ये तुरंत होंगे, मतलब 3 दिन 4 दिन के अंदर, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। वो तुरंत निर्णय होंगे और उस पर काम शुरू होगा। बाकी जो लॉन्ग टर्म विजन है कि बिहार में कैसे बिहार को अगले 10 साल में देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जाए, उसका पूरा ब्लूप्रिंट मैंने बिहार में पदयात्रा करते हुए 8,500 पंचायतों का प्लान बनाया। अलग अलग हर पंचायत की योजना बनाई है कि इस पंचायत में क्या करने से यहाँ पर लोगों को 1000 से 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। हर पंचायत में योजना बनाई हुई है कि किस विद्यालय को अपग्रेड करके सबसे बेहतर विद्यालय बनाया जाएगा। हर पंचायत में इस बात की योजना, पंचायत वाइज 8,500 पंचायतों का ये बनाया है कि भाई क्या करने से उस पंचायत में खेती के जरिए लोगों की प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, खेती के जरिए लोगों को इनकम होगा। मतलब जो मैं गांव देहात में कहता हूं कि खाने वाली खेती को कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाएगा। इन चीजों को बिल्कुल तुरंत किया जाएगा। जैसे मनरेगा को कृषि से जोड़ना है, ये काम तुरंत किया जाएगा, इसके लिए कोई समय नहीं लगना है। ये 3 दिन के अंदर काम कर दिया जाएगा। अगर आप फूड ग्रेन की खेती करते हैं, जिस दिन अगर आप नकदी फसल करने के लिए तैयार हो जाए, आपको मनरेगा के तहत मजदूर फ्री में मिलेंगे। आप आज धान उगाते हैं, धान मत उगाइए, आप लहसुन उगाइए, आपको जो लेबर लगेगा वो मनरेगा के तहत आपको दिया जाएगा। इनका जो आप कह रहे हैं साल भर में कैसे हो जाएगा, साल भर बहुत होता है काम करने के लिए। अगर 2 साल में 0 से शुरू करके इतना बड़ा दल बनाया जा सकता है। ऐसे नेताओं को बिहार ने कभी सुना नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं ऐसा है कि लोगों ने तो ये भी नहीं सुना था कि कोई 2 बरस में कोई बिहार जैसे राज्य में इतना बड़ा दल बना लेगा। बीजेपी को इस बिहार में 10% वोट लाने में 20 बरस लगा है। आज जन स्वराज 2 बरस में पूरे पैन बिहार सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था है। मेहनत की जाएगी, जितनी मेहनत आज कर रहे हैं इससे ज्यादा मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो साल भर में बिल्कुल यहाँ पर स्थिति बदलेगी। आखिरी सवाल, आरसीपी सिंह, आनंद मिश्रा, कुछ लोग आए, युवा लोग आए, आपके साथ जुड़े, चले गए। आरसीपी जी के लिए कहा जाता है कि कभी आपके सहयोगी भी रहे, आपसे आरसीपी चलेगा, कहाँ चलेगा, तो है ही साथ में। नहीं, वो अभी हैं यहाँ पे, आ गए हैं। आपने उनके साथ गठबंधन का चुनाव क्यों किया? कहाँ गठबंधन? वो आए हैं अपनी पार्टी का विलय, वो एक पार्टी उन्होंने बनाई थी। उनको ऐसा लगा कि जन स्वराज एक बड़ा प्रयास है, उसके साथ मिलकर जो वो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सीनियर अनुभवी व्यक्ति हैं, उनका स्वागत पार्टी के सारे सदस्यों ने स्वागत किया। वो पार्टी के कोर लीडरशिप के हिस्सा है और वो हम लोग के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। और आनंद क्यों छोड़ गए? भाई वो आए थे अपने मन से, उनको ऐसा लगा कि उनको दूसरे तरीके का वो काम करना चाहते हैं। उनको व्यवस्था यहाँ पर अच्छी नहीं लगी तो उनको वो काम करने की स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आनंद मिश्रा कोई जन स्वराज बनाने वाले के लिए तो आए नहीं थे, वो तो अपना भाजपा के साथ आने के लिए आए थे। फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद हम लोग अपना जन स्वराज अभियान चला रहे थे, बात हुई, वो आकर जुड़े।
उन्होंने अपने हिसाब से कुछ करने का प्रयास किया, उनको लगा कि भाई इससे बेहतर वो कुछ अलग कर सकते हैं तो अलग कर रहे हैं। आपकी विजिबिलिटी इस समय बिहार में काफी अच्छी है। इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन स्वराज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी करना चाहते हैं। तो क्या आपको समय मिलता है कि आप इन लोगों को जज कर पाते हो? नहीं, जज करने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत बड़ी व्यवस्था है, जनता है जज करने के लिए। और मेरी विजिबिलिटी इसलिए है कि मैं अभी सक्रिय हूँ, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि जन स्वराज जो व्यवस्था है ये ऐसी व्यवस्था नहीं कि आज प्रशांत किशोर की विजिबिलिटी है, इसके बाद इनके लड़के की विजिबिलिटी होगी, फिर उसके बाद उसके लड़के की विजिबिलिटी होगी। प्रशांत किशोर ने इसकी शुरुआत की है। आज के दौर में प्रशांत किशोर इसके विजिबल फेस दिख रहे हैं, लेकिन किसी दौर में कांग्रेस के फेस मोतीलाल नेहरू रहे होंगे, किसी दौर में कांग्रेस के फेस महात्मा गांधी थे, किसी दौर में कांग्रेस के फेस जवाहरलाल नेहरू हो गए, फिर एक दौर आया जब कांग्रेस की फेस इंदिरा जी हो गई। इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि जन स्वराज जो व्यवस्था हम लोगों ने खड़ी की है या कर रहे हैं, एक दौर आएगा जिसमें बिहार का में बहुत सारे काबिल लोग जो हमसे बहुत ज्यादा काबिल हैं वो इसका फेस भी बनेंगे और हमसे बहुत ज्यादा नाम, प्रतिष्ठा, विजिबिलिटी सब हासिल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद भैया।